जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका डीपीपी 8 का सॉल्यूशन। जी हाँ, तो डीपीपी 8 जो है आपको मिक्स मैकेनिक्स जो है दी गई थी कि इसमें मैकेनिक्स के कुछ मिक्स क्वेश्चन थे। तो आइए वन बाय वन हम लोग जानेंगे कि इनका सॉल्यूशन क्या है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम लोग जो है पहले सवाल पर आते हैं और आप डीपीपी का सॉल्यूशन गूगल क्लासरूम में देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें जो सवाल यहाँ पर दिया गया है, तो सवाल क्या है, हम इस सवाल को रीड करेंगे एक बार और फिर हम इसके सॉल्यूशन पार्ट पे आएंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर एक फ्रीली फॉलिंग जो है बॉडी है और वर्टिकली डाउनवर्ड यानी कि नीचे की ओर वो है गिर रही है, और उसके बाद आपसे कहा गया है कि वो दो टुकड़ों में टूट गई, divided into two equal masses, the center of mass of two part taken together shift horizontally towards। तो हिंदी में आप भी आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कहता है इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। तो बात करेंगे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट की। ये बात याद रखिए कि जब भी कोई चीज़ या कोई पटाखा या कोई बॉम्ब हवा में टूट जाए, हवा में टूट गया तो हवा में टूट गया तो एक पार्टिकल इधर जाएगा और एक पार्टिकल इधर जाएगा। तो जो द्रव्यमान केंद्र है वो जो पुरानी उसकी जो मोशन थी, मेरी अब बात पे ध्यान दीजिएगा, जो पुरानी उसकी जो मोशन थी वो उसी मोशन में जो है क्या करता रहेगा, मोशन को कंटिन्यू करेगा। यानी कि आप सिंपल कह सकते हैं कि उसके 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 अंदर क्षैतिजता क्या है, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनता है आपका, सवाल का जो आंसर होगा वो आएगा डज नॉट शिफ्ट हॉरिजॉन्टली। तो क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा आपको, सी आंसर मिलेगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। देखिए कॉन्सेप्ट ये हुआ इस क्वेश्चन का कि जब भी कोई चीज़ हवा में फटती है तो बाहर से तो कोई आपने बल दिया नहीं उसको, है ना। तो इंटरनल जो फोर्सेस होते हैं, इंटरनल फोर्सेस का मतलब है कि अगर हम बात करेंगे कि जो उसका नेट एक्सेलरेशन है ना, तो वो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो उतना ही रहेगा जितना पहले है, क्योंकि बाहर से कोई बल नहीं दिया गया है, तो उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें थोड़ा सा आप हो सकता है कन्फ्यूज़ हो गए हो। देखिए जब कोई रस्सी है, उस रस्सी को आपने जो है इस तरीके से बांध दिया है, तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। और एक जो है आदमी, ये बोला गया है कि एक आदमी इसके ऊपर इस तरीके से चल रहा है। तो देखिए, अब आप आदमी का कोई ना कोई वेट तो होगा ना जो कि नीचे की तरफ काम करेगा, एमजी जो है नीचे की तरफ काम करेगा। तो आपसे बोला गया कि रस्सी को चलते समय ठीक सीधा रखने के लिए, रस्सी पर चलते समय ठीक सीधा रखने के लिए इसमें तनाव कितना होना चाहिए। देखो, आप कितना भी तनाव अगर इसके अंदर पैदा कर ले तो आप रस्सी को सीधा नहीं कर सकते। ये सिंपल एक जो है लॉजिकल क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर सीधे सीधे क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सीधे सीधे आपका डी हो जाएगा। और डी आप देख पा रहे हैं, आंसर आएगा नो अमाउंट ऑफ टेंशन इन द रोप कुड मेक इट परफेक्टली स्ट्रेट। तनाव का कोई भी भाग डोरी को पूरी तरह से सीधा नहीं कर सकता। एक ही कंडीशन हो सकती है, या तो वो आदमी नीचे कूद जाए, है ना। जब एमजी ही नहीं रहेगा तो रस्सी सीधी हो जाएगी। भाई जब एमजी नहीं रहेगा तो रस्सी क्या हो जाएगी आपकी, सीधी हो जाएगी, जबकि ऐसा पॉसिबल है नहीं, वो आदमी कंटिन्यूसली उस पर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोला गया है कि एक पर्सन जो है एक मास डब्लू को होल्ड करते हुए जंप कर जाता है, कहाँ से, सेकंड फ्लोर से जंप कर जाता है बिल्डिंग के। तो कह रहा है कि उसका जो वेट है ना वो कितना वेट एक्सपीरियंस करेगा। मज़ेदार क्वेश्चन है, लाजवाब। देखिए प्यारे बच्चों, जो भी हम अपना जो भार हम लोग महसूस करते हैं, जो आभासी भार होता है, जो एपरेंट वेट होता है, एपरेंट वेट यहाँ जीरो होगा। क्यों होगा भैया, ठीक है, अरे गुरुजी डायरेक्ट ही लिख रहे हैं, जरा थोड़ा सा बता भी देते, चलो बता देते हैं। देखो आभासी जो भार होता है ना वो हमारे प्रतिक्रिया के बराबर होता है, रिएक्शन फोर्स के बराबर होता है, ये बात याद रखिएगा। किसके बराबर होता है, रिएक्शन के बराबर होता है। रिएक्शन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया के बराबर होगा। अच्छा एक बात बताओ, प्रतिक्रिया तो तब लगेगी जब कोई धरातल होगी, जब कोई सतह होगी। अब चोर भैया क्या है, वो जो आदमी भैया है, चोर भैया ही कहेंगे हम इनको, ये जो है क्या है, कूद गए हैं ऊपर। तो अभी तो इनके पाँव हवा में है ना, अब इनके पाँव हवा में है तो कोई प्रतिक्रिया बल तो है नहीं। ठीक है, प्रतिक्रिया बल नहीं है तो हम कितने भार का अनुभव करेंगे, तो आंसर आएगा जीरो।
ठीक है, आंसर कितना आएगा 0, हम 0 भार का अनुभव करेंगे। ये देखिए मज़ेदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि 100 न्यूटन का जो वेट है, ठीक है, 100 न्यूटन का जो वेट है वो लटक रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये 100 न्यूटन कैसे काम करेगा? ओहो, ये 100 न्यूटन तो नीचे की तरफ काम करेगा, चलो बहुत अच्छी बात है। अब ये कह रहा है कि ए व बी द्वारा कक्ष के कोने में लटकाया गया, तो डोरी ए में तनाव बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, तो मान लो डोरी ए में कितना तनाव है, T1 है, और इसमें कितना तनाव है, इसमें जो है T2 है। ये ट्राइंगल आपको पूरा करना पड़ेगा, ये ट्राइंगल हमने पूरा कर दिया कुछ इस तरह से। अच्छा अगर ये ट्राइंगल आप पूरा कर दो, चलो मैं साइड में बना देता हूँ, आपको जो है दिक्कत नहीं होगी, साइड में बना देता हूँ। तो ये आपका जो है T2 ऐसे काम कर रहा है, T2 आपका इस तरीके से काम कर रहा है, और ये जो एंगल है आपका वो कितना है, आपका 60 डिग्री होगा। क्यों होगा भाई 60 डिग्री? क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो आपका 30 डिग्री है। अब अगर आप इसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे, जी हाँ, अगर आप इसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो ये होगा आपका कितना, T2 cos 60 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरफ कौन काम करेगा, इस तरफ काम करेगा आपका T2 sin 60 काम करेगा। ये गजब हो गया जी, गजब बात हो गई। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो सीधी सीधी बात क्या है, सीधी सीधी बात है कि सर जो T2 cos 60 होगा ना सर, सर वो तो जो है ऊपर की तरफ काम कर रहा है सर, ये ऊपर की तरफ, और 100 क्या है सर, 100 जो है नीचे की तरफ काम कर रहा है। सर मैंने सुना है cos 60 1/2 होता है सर, तो cos 60 अगर 1/2 हो गया तो ये 100 हो गया सर। सर T2 का वैल्यू कितना आया सर, सर T2 का वैल्यू तो 200 आ गया, T2 का वैल्यू कितना आ गया, 200 न्यूटन आ गया। लेकिन सर हमें तो T1 बताना था। ओहो, तो T1 जो है किसके इक्वल है, T1 इक्वल है आपका T2 साइन 60 के इक्वल। अब साइन 60 कितना होगा, साइन 60 तो √3/2 होगा, तो T2 आपका 200 और ये हो जाएगा आपका √3/2। क्या बचा भाई, सिंपल सी बात है, ये बच गया आपका 100√3। 100√3 का मतलब क्या हुआ, 100, और √3 का मतलब होता है 1.732, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना, 173.2। कौन सा आंसर मैच कर रहा है, डी आंसर मैच कर रहा है आपका। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत मज़ेदार सवाल था, ठीक है। चलते हैं अब आगे, ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आपके पास 3 मास है, 1 kg, 6 kg और 3 kg। उनको कनेक्ट किया गया है एक दूसरे से थ्रेड से, यानी कि धागे से बांधा हुआ है, डोरी से बांधा हुआ है। तो कह रहा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार एक टेबल पर रखा है, तो त्वरण बताइए क्या होगा। अच्छा बच्चा एक बात बताओ तुम मुझे, देखो ये डायग्राम आपको दे दिया। अब एक बात बताओ, ये 3 kg है तो यानी कि इसका वेट 30 न्यूटन नीचे की तरफ काम करेगा, ठीक है। ये 1 kg है तो इसका मतलब ये 10 न्यूटन नीचे की तरफ काम करेगा। और ऊपर वाले के लिए तो क्योंकि वो टेबल पे रखा है उसके हमें कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा एक्सेलरेशन कैसा होता है, एक्सेलरेशन होता है आपका, फॉर्मूला याद करेंगे मेरे साथ, ठीक है। ये थोड़ा सा हम लोग इस गलत लिख दिए, दोबारा लिखते हैं। फॉर्मूला याद करेंगे मेरे साथ, फॉर्मूला होता है ड्राइविंग फोर्स, फॉर्मूला होता है आपका ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाई क्या होता है, टोटल मास। ड्राइविंग फोर्स को डिवाइड करना है किससे, टोटल मास से। अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेंगे ना तो इस तरह के सारे सवाल बन जाएंगे। ड्राइविंग फोर्स का मतलब जो सिस्टम को चला रहा है। अच्छा 30 न्यूटन क्या बोलता है, 30 न्यूटन बोलता है बाबूजी मैं तो उसको नीचे ले जाऊंगा। 10 न्यूटन क्या बोलता है, 10 न्यूटन बोलता है, जो आपका 10 न्यूटन है वो बोलता है कि मैं उसको इस तरफ ले जाऊंगा। लेकिन जीतेगा कौन, जीतेगा तो आपका कौन, 30 न्यूटन, तो 30 माइनस 10, 30 और 10 के बीच में लड़ाई हो गई। लेकिन टोटल था कितना, टोटल था आपका 6 और 3 9 और 1 10, ठीक है। तो डिवाइड किससे करेंगे, टोटल मास 10 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20/10, और 20/10 को आप काटेंगे तो कितना बचेगा आपका, 2 बच जाएगा। अरे वाह, आंसर क्या मिला क्वेश्चन का, बी आंसर मिल रहा है। क्वेश्चन का आंसर बी इज करेक्ट ऑप्शन। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्लॉक्स शोन इन द डायग्राम दैट आर बीइंग पुश्ड बाय अ कांस्टेंट फ्रिक्शनलेस। कह रहा है कि तीनों तीनों पे ना हम लोग तीनों एक दूसरे पे धक्का लगाए हुए हैं। देखो जब भी कोई बॉडी आपस में चिपकी हुई हो या रस्सी से बंधी हुई हो तो उन सबका जो एक्सेलरेशन है ना वो सेम रहेगा। तो आंसर क्या आएगा, ऑल ब्लॉक मूव विद द सेम एक्सेलरेशन, बिल्कुल ठीक है। द नेट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक इज द सेम, कि तीनों पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो सेम होगा। देखिए भाई अगर हम तीनों की बात करेंगे तो सबसे, देखो 3 kg, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है सबका सेम है लेकिन मास सबका अलग अलग है, ठीक है। मास क्या है आपका सबका अलग अलग है। तो अगर नेट फोर्स की बात करेंगे आप एफ नेट, तो टोटल अगर तीनों क्या है, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
तीनों क्या है, आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो देखो कह रहा है कि प्रत्येक ब्लॉक पर नेट बल समान है। तो प्रत्येक ब्लॉक पर अगर आप नेट बल देखेंगे ना, तो जो कैपिटल एफ है, जो कैपिटल एफ है आपने लगाया इस तरीके से, तो वो 3 kg पर भी उसका प्रभाव है, 2 kg पर भी उसका प्रभाव है और 1 kg पर भी उसका प्रभाव है। लेकिन सबका मास अलग अलग है ना प्यारे बच्चों। तो इस पर कितना फोर्स होगा, इस पर होगा 3A, इस पर कितना होगा 2A, और इस पर कितना होगा 1A। तो तीनों पर हम ये कहेंगे भाई तीनों पर जो है तीनों पर फोर्स सेम नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन तीनों का सेम होगा। तो आंसर आएगा इसका ए ओनली, ए करेक्ट होगा सर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए पहला ग्राफ देखिए, पहला ग्राफ देखिए यहाँ पर, ये कैसा ग्राफ है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में आप देखिए कि जो स्लोप है ना वेलोसिटी का, जो स्लोप होता है ना पोजीशन टाइम ग्राफ का, वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ओ भाई वेलोसिटी ना बढ़ रही है भाई, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ स्लोप धीरे धीरे घट रहा है। तो भैया ये तो है एक्सेलरेटेड मोशन, और ये कौन सा है, ये रिटार्डेड मोशन है, ये रिटार्डेड मोशन है। यानी कि ये त्वरण हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ओहो यहाँ पर मंदन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मंदन हो रहा है। तो ढूंढो जल्दी से, ए के अंदर क्या हो रहा है, ए के अंदर क्या हो रहा है, एक्सेलरेटेशन हो रहा है, और दूसरे के अंदर क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आठवां देखिए, आठवां बड़ा सिंपल है यार, सिंपल है। आपको जो है ये डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन दी है, आपसे एक्सेलरेशन पूछा कितने सेकंड पे, 2 सेकंड पे। तो भाई 2 बार अवकलन कर दे, तो एक बार करेगा तो क्या हो जाएगा, 4t हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। एक बार और करेगा तो कितना हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा। अब भैया टी जब बचा ही नहीं तो रखे कहाँ, अरे वाह, जब टी बचा ही नहीं तो रखे कहाँ, तो सिंपल 4 आंसर आ जाएगा इसका। कहाँ, ये रहा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। चलो आप क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखो क्या बोल रहा है, एक कार जो है पूर्व दिशा में जा रही है, ये जा रही है ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। अब ये कह रहा है कि इट टेक्स लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट टर्न किधर लेगा, ऊपर की तरफ। तो कह रहा है कि ए पॉइंट पर बताओ, ए पॉइंट पर उसका एक्सेलरेशन किधर होगा। यार एक बात बताओ, एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा, क्योंकि वो इस तरह से मोड़ ले रही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो अगर ये वाला ईस्ट है तो ये वाला कौन सा होगा, ये वेस्ट होगा आपका। तो एक्सेलरेशन किधर होगा, देखो जरा यार, वेस्ट वाला दिख रहा है कहीं पर, नॉर्थ की तरफ तो होगा नहीं। वेलोसिटी होगी नॉर्थ की तरफ और एक्सेलरेशन होगा नॉर्थ ना, वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ है और एक्सेलरेशन वेस्ट की तरफ है। सी ऑप्शन देखिए इसका, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10वां देखिए कह रहा है कि अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, इट्स एक्सेलरेशन इज हाईएस्ट पॉइंट। भाई एक बात बताओ, किसी भी बॉल को आप ऊपर की तरफ फेंको या बॉल को नीचे की तरफ मोशन करो, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू -g होता है, ठीक है, और ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ काम करती है मेरे भाई। तो आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, डायरेक्टेड डाउनवर्ड, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ काम करती है, ठीक है। तो आप देख रहे थे फिजिक्स वाले गुरुजी, जी हाँ, ये IMS DPP सीरीज है, क्योंकि यहाँ अब डाउट जो है रहेंगे सारे आउट। तो जल्दी अगले DPP का सॉल्यूशन मिलेगा, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। ताबड़तोड़ फ्री कंटेंट है, जिसको भी सेवा करनी है करते रहो, पहुँचाते रहो, फ्री कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। तो बाय बाय, जय हिंद।